بشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. So I apologize for the delay. I guess हमारी WhatsApp बिजनेस की वजह से वो डाउन जाता है तो लिंक शेयर करने में थोड़ा लेट हो जाता है. हमने लिंक वैसे 5 मिनट पहले शेयर किया था, लेकिन उसे शेयर होते होते तकरीबन 10 मिनट हो गए. इन केस बीच में अगर मेरी कोई वीडियो लैग करती है या वॉइस डिस्टॉर्ट होती है तो प्लीज़ मुझे बीच में आप बता सकते हैं, ठीक है. सो वी आर नाउ द रिसर्च नेक्सस. This is our second session of this year and probably the last session. So जून में हमने इसलिए डिसाइड किया था क्योंकि इस वक्त जो है ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज़ की लीव्स चल रही हैं और स्टूडेंट्स अमूमन फ्री भी हैं और वो लैक्टिस करने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं. कुछ स्टूडेंट्स रिसर्च के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो हमने ये मंथ चूज़ किया था. तो शायद हम भी इसके बाद फ्री ना हो, तो हमने कोशिश की थी कि ये मंथ बिल्कुल अब इसको रिसर्च के लिए डोनेट कर दें, डेडिकेट कर दें रिसर्च एक्सेस की तरफ से. तो ऑलमोस्ट आप लोगों ने रिसर्च एक्सेस के सेशंस ले रहे होंगे. सो मैम प्लीज़ रिकॉर्डिंग ऑन कर दें इसकी. सेशंस लिए होंगे. तो ये हमारा बेसिक सेशन जून का है, तो आप ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. सो दिस इज़ द डेमो सेशन. आपको पहले मैं थोड़ा समझा देता हूँ इसके हवाले से कि इस सेशन के अंदर हम क्या क्या पढ़ना है, एंड देन फिर हम जो है यहाँ से आगे प्रोसीड करेंगे. सो इस सेशन के अंदर हम जो है बेसिक इनसाइट्स वर्कशॉप में हम LT लेटर टू एडिटर्स, केस रिपोर्ट्स, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज एंड ऑडिट राइटिंग कंप्लीट करेंगे. ये 1 जून से स्टार्ट होगा और ऑलमोस्ट 15 जून तक ये चलेगा. ईद की छुट्टियां बीच में दे दी जाएंगी आपको. 6, 7, 8 एंड 9 ये 4 दिन ईद की छुट्टियां होंगी. सो आज हमारी डेमो क्लास है 4 जून से ऑलमोस्ट, या फिर 3 जून से हम फिर से रेगुलर क्लासेस पे चले जाएं. तो ये ओवरऑल टॉपिक्स हैं जो इन पूरे 10 दिनों के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम कवर कर लें. ओके, सो लेट्स बैक टू द टॉपिक जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. सो जल्दी से हम इससे ले लेते हैं कि व्हाट इज रिसर्च. रिसर्च के हवाले से बहुत से बच्चे अगर बहुत से स्टूडेंट्स अगर भी न्यू हैं तो उन्हें बस मैं ये बता दूँ. हम आपको स्टार्ट कराएंगे ABC से कि रिसर्च क्या होता है, हम किस तरह से हम टाइटल सिलेक्शन कर सकते हैं, टाइटल सिलेक्शन के बाद हम किस तरीके से डेटा कलेक्शन कर सकते हैं, सिनॉप्सिस राइटिंग कैसे की जाती है, प्रपोजल्स किस तरह लिखे जाते हैं, आपने IB किस तरह सबमिट करनी होती है, डेटा कलेक्शन प्रोसीजर. तो ये बहुत लेंथी और बहुत लॉन्ग स्टेप होता है, इसके स्टेप्स बहुत सारे होते हैं. सो डे बाय डे हम सीख लेंगे और आई बेट कि आप आने वाले 10 दिनों के अंदर इंशाल्लाह आप सब कुछ जानते होंगे, समझ जाएंगे और you will become an independent researcher after the 10 days of module. Okay, so research is all about to understand the medical subjects, to inquire, to gauge, to think, to gain the new knowledge about the new diseases or already developed facts. इसमें हमें इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, कलेक्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ इंफॉर्मेशन करनी होती है. ऑल दो ये टर्म शायद बहुत ज़्यादा भी आपको कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन वक्त के साथ साथ आप सीख जाएंगे. सो बेसिकली अगर बेसिक अल्फाज में सिखाया जाए कि रिसर्च, मेडिकल रिसर्च के अंदर हम करते क्या है, तो सिंपल यहाँ पे ये होता है कि जो भी डिजीज़ आप अपने MBBS या मेडिकल केयर से में पढ़ते हैं उनके हवाले से हमें कुछ ना कुछ न्यू फाइंडिंग्स दरियाफ्त करनी होती हैं. और उसमें ऐसा कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल मामला नहीं होता कि आपको कोई आइंस्टाइन जैसे दिमाग चाहिए या ओपेनहाइमर जैसा दिमाग चाहिए. आप एज अ स्टूडेंट लेवल के अंदर भी रिसर्च कर सकते हैं और उसके अंदर जो स्टेप्स हैं, कुछ सर्चिंग आनी चाहिए आपको, थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज आपको अपने सब्जेक्ट के हवाले से. लेट्स सपोज अगर आपको इंटरेस्ट पैथोलॉजी के अंदर है तो पैथोलॉजी के हवाले से कुछ थोड़ी बहुत इंटरेस्ट, कुछ बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए. आपको अगर आपको कार्डियोवास्कुलर्स के अंदर इंटरेस्ट है तो उसके वजह से आपको कुछ ना कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. देन उसके बाद उसमें आप कुछ क्वेश्चन जनरेट करेंगे. लेट्स सपोज कि अगर आप चाहते हैं कि आप कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के अंदर एक बहुत ही मशहूर एक पॉपुलर डिजीज़ है मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स. तो रोमैटिक फीवर के बाद ये मूवमेंट मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स हो जाता है. तो इसकी एसोसिएशन निकालनी होती है कि अगर रोमैटिक फीवर हो रहा है तो रोमैटिक फीवर के बाद ये मिट्रल वाल्व क्यों डिस्टर्ब होता है. तो उसके अंदर कुछ न्यू फाइंडिंग्स तैयार करना. तो उन पेशेंट्स को हम ढूंढेंगे कि जिनको मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स हुआ होगा. इसके लिए हमें जाना पड़ेगा कार्डियो वार्ड के अंदर, यानी कि जो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है हमारे हॉस्पिटल का, वहाँ जाके उन पेशेंट्स से हम इंटरव्यू लेते हैं कि अगर आपको मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स हुआ है तो आपकी डाइट हैबिट्स कैसी थी, आप किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे थे, आपकी एज क्या थी, और इस तरह के बहुत सारे सवाल जो हम कर सकते हैं. उनको करने के बाद फिर उनसे हम नॉलेज गेन करते हैं, यानी कि उन सवाल को एक इंटरव्यू बेस्ड फॉर्म में एक पेपर पे लिख देते हैं और पेपर पे लिखने के बाद फिर उसको हम इवेल्युएट करते हैं. सो दिस इज द होल स्टोरी ऑफ द रिसर्च कि आप जिस फील्ड के अंदर आपको इंटरेस्ट है उस फील्ड के अंदर आपको क्वेश्चन रेज करने होते हैं और वो क्वेश्चन किस तरह रेज किए जाते हैं, वो कैसे आगे काम होता है, तो हम आहिस्ता आहिस्ता वो इस पूरे मॉड्यूल के अंदर वही सीखेंगे. ठीक है, रिसर्च क्वेश्चन किस तरह रेज करना है, देन
सबमिशन किस तरह करनी है वहाँ से लेके आखिर तक हम सब कुछ इस मॉडल के अंदर कोशिश करेंगे कि हम सीखें। एक बात जो मैं पहले आपको समझा देना चाहता हूँ कि आपको क्लियर होनी चाहिए कि डू रिसर्च फॉर द सेक ऑफ रिसर्च, नॉट फॉर द सेक ऑफ पब्लिकेशन। मेरी बात थोड़ी डीप है तो आप समझने की कोशिश करें कि आप सिर्फ पब्लिकेशन के लिए रिसर्च ना करें, बल्कि रिसर्च को रिसर्च के लिए करें कि आप कोई न्यू चीज़, कोई न्यू कंटेंट या फिर कोई न्यू नॉलेज हासिल करना चाहते हैं या फिर कुछ इनोवेशन लाना चाहते हैं मेडिकल फील्ड के अंदर। ओके, सो दैट इज व्हाट रिसर्च इज ऑल अबाउट। सो पहले कुछ इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ है जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि अमूमन स्टूडेंट सोच रहे होते हैं कि वाई डू वी नीड टू डू रिसर्च, हमें तो रिसर्च में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं तो सिंपल एक फिजिशियन या सर्जन बनना चाहता हूँ। सो उन सब के लिए मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे जो बहुत से स्टूडेंट्स जो कि इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स होते हैं, जो IMGs होते हैं, उमूमन वो हो सकता है US में अप्लाई कर रहे हैं, वो प्लैब देके या UKMLA देके इंग्लैंड में अप्लाई कर रहे हो, या AMC देके ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करें, या DHA के एग्जाम्स देके दुबई या फिर सऊदी अरेबिया जाएँ, तो उन तमाम जगहों पर रिसर्च की लाजमन ज़रूरत पड़ती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो एकदम आपको 50 पेपर्स पब्लिकेशंस चाहिए या 60 पब्लिकेशंस चाहिए, नो इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन कुछ पेपर्स ज़रूर चाहिए, यानी ऑलमोस्ट आपके 5 to 10 पब्लिकेशंस आपके होने चाहिए विद इन योर फील्ड, प्राइमरली जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है उस फील्ड के अंदर। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास डेटा है, आई फॉरगेट कि किस ईयर का डेटा है, किसी 2023 या 2024 का डेटा है। तो ये मैच एप्लीकेंट्स के नंबर ऑफ स्टडीज़, अगर मैं आपको और जूम करके दिखाऊं तो नंबर ऑफ पब्लिकेशंस दिखाने के जो मैच एप्लीकेंट्स हैं उनकी पब्लिकेशंस कितनी है। जैसे आप देख सकते हैं कि ऑर्थोपेडिक सर्जरी की आप देखें तो बहुत हाईएस्ट है, 97.6 ऑन एवरेज रिसर्च पेपर्स यहाँ पर मौजूद थे। इस तरीके से न्यूरोलॉजिकल सर्जरी को देखें 73 पेपर्स, इस तरीके से डर्मेटोलॉजी में देखें तो 34 पेपर्स नीड थी। ठीक है, इस तरह से अगर हम पेडियाट्रिक्स प्लास्टिक सर्जरी को देखें तो 54, ये बहुत ज़्यादा हाई डिमांडिंग फील्ड्स होती हैं, और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के 39 रिसर्च पेपर्स रिक्वायर्ड थे। सो मकसद ये है कि जितनी जल्दी आप अपने मेडिकल स्कूल के अंदर रिसर्च की जर्नी स्टार्ट करेंगे उतनी ही जल्दी आप काबिल बन पाएंगे कि आप रिसर्च इंडिपेंडेंटली कर सकें, और इंडिपेंडेंटली करने के बाद आप अपनी पब्लिकेशंस भी कर सकें। ठीक है, तो फिर मैं इस चीज़ को रिपीट करूंगा कि हाँ, कुछ मटेरियलिस्टिक अप्रोच होती है स्टूडेंट्स की, जो कि कभी मेरी भी रही थी, कि हम बहुत ज़्यादा रिसर्च को एज अ सेक ऑफ पब्लिकेशन लेते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर एक अनएथिकल प्रैक्टिस भी करते हैं कि वो पैसे देके रिसर्च करवा लेते हैं। तो दिस इज नॉट द गुड आइडिया कि आपने पैसे दिए और आपने ऑथरशिप ले ली, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप रिसर्च करें, खुद मेहनत करें, खुद कुछ फाइंडिंग्स करें, और फिर मेडिकल यूनिवर्स के अंदर अपनी कुछ ना कुछ कोलैबोरेशन करें। ओके, सो दिस ऑल अबाउट द, मैं छोटा सा आपको देना चाहता था कि इंपॉर्टेंस बताना चाहता था कि रिसर्च की क्या इंपॉर्टेंस है, कि अब जो डायनामिक्स है मेडिकल फील्ड के अंदर, और जितनी भी इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, बहुत चेंज हो जाएगी कुछ सालों के अंदर। तो ये बहुत ज़रूरी है अब से कि आप रिसर्च के अंदर इंटरेस्ट लें। मैंने अपनी रिसर्च जर्नी सेकेंड ईयर से, अपने सेकेंड ईयर ऑफ मेडिकल स्कूल से स्टार्ट की थी। तो रिसर्च में जितनी जल्दी आप स्टार्ट कर सकते हैं उतनी जल्दी आप स्टार्ट कर दें। वैरेन ब्यूफेट आप जानते होंगे, वैरेन ब्यूफेट एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर दुनिया का, तो वो कहते हैं कि आप जितनी जल्दी अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं जिस एज में, उतना आपके लिए फ़ायदा है। तो हम मेडिकल फील्ड के अंदर कहते हैं कि आप जितनी जल्दी रिसर्च स्टार्ट कर सकते हैं आप स्टार्ट कर दें, फिर 2-3 सालों के अंदर फिर आप प्रो हो जाते हैं, और फिर आप किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती मेंटोर वगैरह की, ये रिसर्च पब्लिकेशन आपको करने में हेल्प करें। ठीक है, सो जहाँ तक सब कुछ क्लियर है एवरीवन? प्लीज़ थम्स अप कर दें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आज हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह, फिर जो है हम आगे कोर्स जब आगे बढ़ेगा तो फिर हम बताएंगे आपको बस। ओके, थैंक यू। सो लेट्स गेट स्टार्ट। अब कुछ बेसिक नॉलेज और मैं देना चाहूँगा रिसर्च के हवाले से, चलिए इसको देख लेते हैं। अच्छा, रिसर्च करने से पहले आपको कुछ चीज़ें, कुछ बेसिक टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए। मेडिकल रिसर्च जब आप कर रहे होंगे तो उसके अंदर कुछ जर्नल्स और सर्च इंजन होते हैं। तो जर्नल्स क्या होते हैं, सर्च इंजन क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस आपको शुरू से ही पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको अभी पता ना हो हुआ तो बहुत आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। सो मैं इनकी कुछ यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस मैंने लिखे हुए हैं, अदरवाइज आप मेरी सिर्फ फोकस करें कि मैं क्या बोल रहा हूँ। लेट्स सपोज कि आप ऑलरेडी एक रिसर्चर बन गए, आप एक रिसर्चर हैं, आपने अपनी एक पूरा पेपर लिखा किसी डिजीज के ऊपर। लेट्स सपोज फिर से हम एग्जांपल लेते हैं रोमैटिक फीवर की, कि आपने रोमैटिक फीवर के ऊपर एक रिसर्च पेपर लिखा है। अब उस रोमैटिक फीवर के रिसर्च पेपर को आपने पब्लिश करना है इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर, तो उसके लिए कुछ ऑनलाइन जर्नल्स होते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक जर्नल जो है खोल के रखा हुआ है, दिस इज द थेरेप्यूटिक एडवांसेस इन वैक्सीन्स इन इम्यूनोथेरेपी। तो ये जो जर्नल है ये सेज पब्लिशर्स के अंदर में आता है।
पब्लिशर विच पब्लिशर्स द पेपर, और पब्लिशर के अंडर में बहुत सारे जर्नल्स होते हैं। तो थेरेपेटिक ये जर्नल है हमारे पास। तो इस जर्नल के अंदर अगर आप हम नीचे जाएं तो आपको जितनी भी टॉपिक्स मिलेंगे वो वैक्सीन और इम्यूनोथेरेपी के मतलब ही मिलेगी, इससे ही रिलेटेड जो है आपकी पब्लिकेशन होती है। तो जहाँ पर अगर आप चेक करें तो जाके आपको ये बहुत सारे पब्लिकेशन यहाँ पर दिख जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑथर्स नेम लिखे हुए हैं, जिन जिन लोगों ने रिसर्च के अंदर काम किया होगा उन ऑथर्स के नेम जो यहाँ पर लिस्टेड है, ठीक है। इसी तरीके से एक ऑथर मैं आपको दिखाता हूँ जो कि हमारी स्टूडेंट हैं, इन्होंने इस जर्नल में पब्लिश किया रिसेंटली, जो हमारे अप्रैल का सेशन हुआ था, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज एंड एड्स। So she is our student. What is her name? Has Sinha Kumari and Nikhil Kumar. Sinha Kumari was our student and Saad is our mentor. So जो हमारे अप्रैल का सेशन हुआ था यानी कि एक मंथ पहले, तो वहाँ पर जो हमारे बेसिक सेशन था, तो वहाँ से जो लेटर टू एडिटर वाला इन्होंने मॉड्यूल लिया था, उसके बाद सिन्हा ने वो लेटर टू एडिटर लिखा और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पब्लिश भी कर लिया है इसे। और ये देखें CHE जर्नल पे ये मौजूद है। सो इनके लिंक्डइन प्रोफाइल भी आप जाके देख सकते हैं, अगर उन्होंने वहाँ पे पोस्ट किया होगा। तो ये है, तो दिस इज ऑल अबाउट द जर्नल। हमारी स्टूडेंट थी जो कि हमारे मेंटोर के अंडर में इन्होंने ये पब्लिकेशन कर ली थी और ये बहुत क्विक पब्लिकेशन उन्होंने की थी। इसके अलावा भी 3-4 स्टूडेंट्स और थे जिन्होंने बहुत क्विक पब्लिकेशन कर ली थी। सो अगर हम बात करें जर्नल के बाद, जर्नल समझ में आ गया कुछ, हमने पब्लिकेशन करें, जब अपना पेपर सबमिट करते हैं वहाँ पब्लिश होता है। सो व्हाट इज अ सर्च इंजन? सर्च इंजन इज एक्चुअली अ मेडिकल डेटाबेस और अ मेडिकल रिसर्च लाइब्रेरी। जैसे कि अगर आप सपोज करें कि आप किसी लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं तो आपको वहाँ पर बहुत सारे बुक्स मिल जाती हैं, बहुत सारे बुक्स एक लाइब्रेरी के अंदर होते हैं, ठीक है। तो वो जो बुक्स होते हैं वो डिफरेंट ऑथर्स के जरिए लिखे हुए होते हैं और डिफरेंट पब्लिकेशंस या डिफरेंट जर्नल्स के अंदर वो पब्लिश हुए होते हैं। सही है। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास कुछ हैं, जैसे कि ये पबमेड इज वन ऑफ द मेडिकल डेटाबेस। अगर सपोज करें कि पबमेड पे अगर मैं यहाँ पर HIV सर्च करता हूँ, ठीक है, अब मैं HIV सर्च करता हूँ तो यहाँ पर मुझे पबमेड पर बेतहाशा रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत सारे अच्छे खासे रिजल्ट मुझे पबमेड पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, सिर्फ HIV सर्च करने पर ही तकरीबन 4,41,467 रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो ये जितने भी आर्टिकल्स यहाँ पर आप देख रहे हैं ये किसी न किसी ऑथर की तरफ से लिखे हुए हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ये ऑथर है इसका, ठीक है, यहाँ पर भी एक ऑथर है। तो ये जितने भी ऑथर्स हैं इन्होंने पब्लिकेशन की भी डिफरेंट जर्नल्स के अंदर। और जब आप पबमेड पर आएंगे तो आप HIV के ऊपर जितनी भी पब्लिकेशंस आज तक हुई है वो सब आके यहाँ पर पढ़ सकते हैं, इसको इवेल्युएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 1954 से लेकर 2025 तक जितनी पब्लिकेशंस हुई हैं वो यहाँ पर पबमेड पर HIV के ऊपर मौजूद है। तो इस तरीके से मेडिकल टेक्नोलॉजी में आप जो भी आपके बुक्स गाइड में KLM के अंदर या जो भी बुक्स आप पढ़ते हैं, पैथोमा, रॉबिन्स, जो भी डिजीज उसके अंदर पढ़ते हैं, कोई भी डिजीज हो, कुछ भी हो, आप वहां पर यहाँ पर आकर लिखते हैं तो उसके ऊपर जो भी पेपर होगा वो आपको यहाँ पर इजीली अवेलेबल होगा। जैसे एक यहाँ पर है मोया डिजीज। मोया डिजीज इज अ वेरी रेयर कॉम्प्लिकेशन। आई गेस आपने बहुत सुने, इसका नाम सुना भी नहीं होगा, शायद सुना भी हो। तो इसके बाद आपको थोड़े कम पब्लिकेशन, ठीक है, सिर्फ 6000 पब्लिकेशन है क्योंकि ये डिजीज बहुत रेयर है। तो इसके ऊपर सिर्फ 6000 से और कम से लेके 1969 से लेके 2025 तक, तो जितनी रेयर डिजीज होगी उतनी कम पब्लिकेशंस होंगी, जितनी ज़्यादा कॉमन डिजीज हो उसके ऊपर ज़्यादा पेपर्स जो हैं वो एनलिस्टेड होते हैं पबमेड के ऊपर। सो इसका सिर्फ मैं समझाना चाहता था कि जर्नल क्या होता है और सर्च इंजन क्या होता है। सर्च इंजन के अंदर तमाम दुनिया की जितनी भी जर्नल्स इंटरनेशनल वो एनलिस्टेड होते हैं और सर्च इंजन पे जाके आप आराम से सर्चिंग कर सकते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर। सो हम सर्चिंग क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, वो हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे जब हमारा मॉड्यूल आगे बढ़ेगा। तो बस बेसिक लेवल पे ये समझिए कि सर्चिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हम रिसर्च गैप्स ढूंढ सकें, हम ये देख सकें कि कहाँ पर रिसर्च गैप है और वहाँ पर अपने हम रिसर्च जो है वो कर सकते हैं। सो इट इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक। आगे जाके फिर हम मजीद सीखेंगे कि व्हाट इज अ सर्च इंजन को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। सो द नेक्स्ट स्लाइड इज द सर्च इंजन स्कोपस। स्कोपस आप कह सकते हैं कि एक सर्च इंजन है, ठीक है। Scopus is one of the search engine. PubMed, Google Scholar अगर हम देखें जाके यहाँ पर, so this is the Google Scholar, ये हमने खोला है। अगर यहाँ पर भी अगर आप चाहें, let's suppose अगर HIV लिखते हैं फिर से, तो यहाँ पर भी आपको HIV से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगे। तो सही है, देखिए यहाँ पर नंबर आ रहे हैं 41 lakhs, ऑलमोस्ट 80,000 रिजल्ट्स, PubMed से भी ज़्यादा है।
सो गूगल स्कॉलर है, एक कॉक्रेन होता है, स्कूपस होता है, इम्बेस होते हैं, इसके अलावा बहुत सारे आर्टिकल्स मौजूद होते हैं, बहुत सारे डेटाबेसेस हैं या सर्च इंजन हैं जहाँ पर जाके आप सर्चिंग आराम से कर सकते हैं. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो ये मैंने आपको बता दिया. पाकिस्तानी जनरल पब्लिक इंडेक्सेशन, यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ. जैसे यहाँ पर कुछ पाकिस्तानी जर्नल्स के नाम मैंने लिखे थे. सो जब आप जर्नल की वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पर एक कॉलम होता है, इंडेक्सेशन का कॉलम होता है. अगर हम यहाँ पर जाएं, जैसे थेरेपेटिक ये सपोज करें कि जर्नल है, तो जर्नल की जब आप अबाउट सेक्शन पे जाते हैं, ठीक है, जर्नल्स होम पेज, ठीक है, ये क्या जर्नल इंडेक्सिंग एंड मैट्रिक्स, जिस पर आप क्लिक करेंगे ये तमाम जर्नल्स के अंदर वाला कॉलम होता है मौजूद, जर्नल इंडेक्सिंग एंड मैट्रिक्स का. ठीक है, सो यहाँ पर एम्स एंड स्कोप से मुराद ये होता है जर्नल के जर्नल कौन से टॉपिक्स पे डील करता है. जैसे यहाँ पर मैंने देखा, यहाँ पर लिस्ट की है पूरी कि ये जर्नल जो है इम्यूनोथेरेपी, कैंसर, वैक्सीन डेवलपमेंट एंड एक्सेट्रा 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 पर डील करता है. ठीक है, एब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग पे अगर आप देखेंगे जाके तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जर्नल कहाँ कहाँ इंडेक्स है. ये पबमेड पे इंडेक्स है और स्कोपस पे इंडेक्स है. इस तरह से DOAJ एक्सेस जर्नल यहाँ पर इंडेक्स है और प्रोक्वेस्ट पे इंडेक्स है. इसका मतलब ये हुआ कि इस जर्नल में पब्लिकेशन आपको फ्रूटफुल यानी कि सूदमंद साबित हो सकती है. और इसके बाद अगर आप इस जर्नल पब्लिकेशन करते हैं तो फिर आपका जो आर्टिकल है वो यहाँ पर पबमेड पर शो होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं. जैसे हमारे स्टूडेंट ने जो पब्लिकेशन की थी, तो यहाँ पर अगर हम जर्नल के होम पेज पे जाएं, मोस्टली चांसेस हैं कि ये भी पबमेड के ऊपर लिस्ट हो. सो ठीक है, ये जर्नल आ गया. ओके ठीक है, ये देखें, इसकी एब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग देख लेते हैं. सो यहाँ पर देखें, इसकी अच्छी खासी जनरल इंक्लूडिंग फॉलोइंग ऑब्स्ट्रैक्टिंग इंडेक्सिंग, इसकी अच्छी खासी इंडेक्सिंग है. और अच्छे खासे मतलब उससे भी ज़्यादा जहाँ हमारी स्टूडेंट ने पब्लिश किया था, तो यहाँ पर देखें ये सारी इंडेक्सिंग है कि कहाँ कहाँ पर. जैसे एमएड लाइन लिखा हुआ है, इसके अंदर पबमेड ही होता है कि पबमेड पे ये इंडेक्स है, तो अगर इसको हम पबमेड पे सर्च करेंगे जाके तो आपको ये पबमेड पे मिल जाएगा. सो लेट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आगे बढ़ जाते हैं. तो वैसे हम बताने का मसला ये था कि जिन जर्नल्स में पबमेड इंडेक्सेशन होती है या स्कोपस इंडेक्सेशन होती है वो जर्नल्स बेहतर होते हैं. तो पाकिस्तानी जर्नल्स बहुत सारे जो हैं वो इंडेक्स इन पबमेड पे इंडेक्स नहीं होते, तो उसको अवॉइड करना होता है. बहरहाल हम आगे जाके ये बात कर लेंगे कि जब आप पेपर्स पब्लिश कर रहे हो तो जर्नल किस तरह से आप सर्च कर सकते हैं, वो आगे का टॉपिक है. तो जब कभी हम पढ़ रहे होंगे इससे मजीद डिटेल के अंदर तो आपको हम समझा देंगे किस तरह से आप ये कर सकते हैं कि जर्नल को, कौन से जर्नल को अवॉइड करना, किन जर्नल को अवॉइड नहीं करना. ठीक है, कुछ पेयर रिव्यू जर्नल्स भी होते हैं. सो आई गेस ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, पेयर रिव्यू नॉन पेयर रिव्यू, बस आपको ये रखना है कि वो पेयर रिव्यू जर्नल्स के अंदर जो है वो पब्लिकेशन करनी होती है. चलिए लेट्स कम टू द रिसर्च स्टडी डिज़ाइन. जल्दी से हम ये डिस्कस कर लेते हैं. ये आपको लाजमी पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज कौन कौन सी होती हैं. So before starting and delve into the basics of research, पहले आपको उसकी भी बेसिक्स यानी कि ABCD ऑफ रिसर्च स्टार्ट करनी होगी. तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिसर्च के अंदर कितने टाइप्स होती हैं. हमारे पास यहाँ पर रिसर्च में बहुत वास्ट अगर देखा जाए तो नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडीज होती हैं. ओके, सो हम फोकस करते हैं नॉन एक्सपेरिमेंटल पे फिलहाल. तो उसके अंदर हमारे पास कुछ एनालिटिकल और डिस्क्रिप्टिव हैं. डिस्क्रिप्टिव हमारे पास केस रिपोर्ट्स होते हैं, क्रॉस सेक्शनल्स होते हैं, केस कंट्रोल्स एंड कोहर्ट्स. हम इन सबको एक एक करके डिटेल के अंदर चेक कर लेते हैं. जितनी भी हेडिंग्स पर मौजूद हैं, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स, केस रिपोर्ट्स, केस सीरीज, क्रॉस सेक्शनल्स, केस कंट्रोल एंड कोहर्ट्स, इन सबको हम एक एक करके देख लेते हैं कि इनके अंदर किस तरह से स्टडी कंडक्ट की जाती है, ताकि आप लोगों को कम से कम ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्टडीज में हम क्या क्या कन्वर्ट. जैसे यहाँ पर देख सकते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडीज हैं. मैं इसकी वीडियो प्ले कर रहा हूँ. तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी के अंदर क्या होता है कि वी कलेक्ट डेटा इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ टाइम. it is a one time interview from any patient and there is no follow up. इस स्टडी के अंदर होता क्या है कि सपोज करें कि आपने एक टॉपिक सेलेक्ट किया था, लेट सपोज फिर से HIV. तो आप करते क्या है कि HIV के पेशेंट्स को ढूंढते हैं और ढूंढने के बाद आप नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट सेलेक्ट करते हैं, उनसे सिर्फ वन टाइम इंटरव्यू लेते हैं HIV के हवाले से. इंटरव्यू लेने के बाद वो पेशेंट आपके फॉलोअप में नहीं रहेगा. सिर्फ वन टाइम इंटरव्यू की बुनियाद पर आप पूरा उस जो डेटा आपने पेशेंट से लिया है, यानी कि जो पेशेंट से आपने इंटरव्यू लिया, उसे डेटा कलेक्ट किया, सिर्फ वन टाइम इंटरव्यू होगा और उसकी बुनियाद पे फिर आप करते क्या है, एक रिसर्च पेपर
लिखते हैं, ठीक है। दिस इज द क्रॉस सेक्शनल स्टडी, दिस इज द क्रॉस सेक्शन एंड टाइम, यानी कि ना ही आप पास्ट में जो होगा उससे पूछते हैं, ना ही उसके फ्यूचर फॉलोअप में होते हैं, बल्कि जो प्रेजेंट टाइम है उसका डेटा लेते हैं, यानी कि जो प्रेजेंट डेटा होता है, और उसकी बुनियाद पर आप क्या करते हैं, एक पेपर पब्लिश करते हैं, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट वन प्लीज। द नेक्स्ट वन इज द केस कंट्रोल स्टडीज। द केस कंट्रोल स्टडी डील्स इन द पास्ट। केस कंट्रोल स्टडी में हम दो ग्रुप्स बनाते हैं, एक हमारे पास होता है ग्रुप 1 और एक होता है ग्रुप 2, ठीक है। अब पहले ये वीडियो कंप्लीट हो जाए फिर मैं बता इसको हम किस तरह से डील करते हैं। ओके, सो हम इसमें तकरीबन दो ग्रुप्स को कंपेयर करते हैं, एक ग्रुप जिसको डिजीज होती है, ठीक है, और एक ग्रुप जिसको कोई डिजीज नहीं होती। ओके, सो हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि जो डायबिटीज पेशेंट हैं उनमें स्मोकिंग का क्या रोल रहा, यानी कि ये पास्ट में डील करता है, क्रॉस सेक्शनल कहाँ डील करता है, प्रेजेंट में, लेकिन केस कंट्रोल स्टडी कहाँ डील करता है, पास्ट में। इसको हम कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी डिजाइन। रीट्रो मीन इन द पास्ट, रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी डिजाइन केस कंट्रोल स्टडी को कहा जाता है, जिसमें हम दो ग्रुप्स ऑफ पेशेंट को लेते हैं, जिसमें एक को कोई डिजीज होती है, आए वो डायबिटीज हो सकती है, वो हाइपरटेंशन हो सकती है, जो भी डिजीज आप सोच सकते हैं, ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, और दूसरी जो पेशेंट्स होते हैं वो हेल्दी पेशेंट्स होते हैं। अब ये दोनों पेशेंट्स से हम इंटरव्यू लेते हैं, और ये थोड़ा सा इंटरव्यू लॉन्ग होता है, और इनसे हम ये पूछ रहे होते हैं कि पास्ट के अंदर आपने जो स्मोकिंग की, उस स्मोकिंग का इनकी हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, जो डायबिटीज थे उनकी हेल्थ पर, और जो नॉर्मल पेशेंट्स थे उनकी हेल्थ पर। तो उनकी हम लैब रिपोर्ट्स वगैरह करवाएंगे, और लैब रिपोर्ट्स वगैरह की बुनियाद पर फिर हम एक डेटा पब्लिश करते हैं, तो उसको हम कहते हैं केस कंट्रोल स्टडी। ओके, द नेक्स्ट वन इज द कोहॉर्ट स्टडी। कोहॉर्ट स्टडी स्पेसिफिकली डील in the future, okay, you are dealing with the rheumatoid। अच्छा, यहाँ पर मेरे ख्याल से rheumatoid फैक्टर लिखा हुआ है। सो यहाँ पर देखें, यहाँ पर उन्होंने दो हिस्से बांटे हुए हैं कि एक ग्रुप ए स्मोकर्स है और ग्रुप बी नॉन स्मोकर्स। तो आप वो स्मोकिंग का इफेक्ट देखेंगे दो ग्रुप्स के ऊपर, कि जो स्मोकिंग कर रहा है और जो स्मोकिंग नहीं कर रहा, और फिर चेक करेंगे कि आया कि वो फ्यूचर के अंदर कोई डिजीज डेवलप करते हैं या नहीं करते। तो वो स्मोकिंग के इफेक्ट्स को चेक करना चाह रहे हैं दो ग्रुप्स के अंदर, दिस इज कॉल्ड द कोहॉर्ट स्टडी। अगर आप में से स्टूडेंट्स अगर थर्ड या फोर्थ ईयर के यहाँ मौजूद हैं तो उन्होंने कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर एक स्टडी पढ़ी होगी, फर्मिंगम स्टडीज। सही है, किन किन ने मुझे जरा चैट बॉक्स से बताएं किन किन स्टूडेंट्स ने फर्मिंगम स्टडी का नाम पढ़ा हुआ है। फर्मिंगम स्टडीज सिर्फ यस लिखते हैं, जो कार्डियोवास्कुलर पेशेंट्स के ऊपर की जा रही है। फर्मिंगम स्टडीज किसी ने देखी, जो कि तकरीबन थर्ड जनरेशन पे अभी चल रही है। कम्युनिटी मेडिसिन आपने पढ़ा हुआ है तो आई गेस पढ़ा हुआ होगा, जिन्होंने कम्युनिटी मेडिसिन पढ़ा हुआ उन्होंने फर्मिंगम स्टडी तो लाजमी पढ़ी होगी, या फिर आपने कम्युनिटी मेडिसिन कभी पढ़ी नहीं यही हो सकता है। तो फर्मिंगम स्टडीज के अंदर थ्री जनरेशन के अंदर कोहॉर्ट स्टडी चली, मतलब कोहॉर्ट स्टडी बहुत लॉन्ग होती है। अगर हम क्रॉस सेक्शन की बात करें तो क्रॉस सेक्शन विद इन मंथ्स कंप्लीट हो जाती है, इस तरह से जो केस कंट्रोल है वो भी विद इन मंथ्स कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन कोहॉर्ट स्टडीज विद इन ईयर्स, इवन के जनरेशन टू जनरेशन भी चलती है। तो अगर आप जाके अभी आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे का, फर्मिंगम स्टडीज जो है थर्ड जनरेशन पे चल रही है, यानी कि तकरीबन मेरे ख्याल से 52 या 40 फैमिलीज को यूएस के अंदर इन्वॉल्व किया गया था, और उनसे एक डील साइन करवाई गई थी कि हम आपकी जनरेशन पे रिसर्च करेंगे। तो उनके अंदर दरअसल जेनेटिकली कार्डियोवास्कुलर डिजीज मौजूद थे, और उनकी जेनेटिक जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज मौजूद थे, तो उनकी फर्स्ट जनरेशन आई गेस 1960 या 1970s के अंदर उनके ऊपर रिसर्च की गई, उनके अंदर जो डेटा आया उसको पब्लिश किया गया। फिर उसके बाद जो उनकी सेकेंड जनरेशन आई तकरीबन 1990s या 2000s के वक्त में, फिर उनके ऊपर स्टडी की गई। और जो थर्ड जनरेशन है जो कि अभी हमारी 2000 के बाद की है, 2020-2025 की, उनके ऊपर स्टडी की जाती है। मतलब वो एक स्टडी है और वो अब तक चल रही है, और उसके ऊपर मल्टीपल पब्लिकेशंस जो है वो हो रही हैं और हो चुकी हैं। तो जितनी भी आप समझ लें कि जितनी भी हम गाइडलाइंस अभी पढ़ रहे हैं खासतौर पर कार्डियोवास्कुलर डिजीज के अंदर, उसमें से अच्छी खासी फर्मिंगम स्टडीज से हमें मिलेगी, मतलब क्योंकि उन्होंने बहुत लंबा फॉलोअप रखा है पेशेंट्स का, ठीक है। पहला तो ये दिस इज द कोहॉर्ट स्टडी जो कि फ्यूचर में डील करती है, इसको हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिव स्टडी डिजाइन। केस कंट्रोल कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव, और कोहॉर्ट होता है प्रोस्पेक्टिव इन द फ्यूचर, रेट्रोस्पेक्टिव इन द पास्ट। ओके, सो फिर से रिपीट कर देता हूं मैं एक एक बार ताकि आपको समझ में आ जाए। दिस इज द क्रॉस सेक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं, इन द क्रॉस सेक्शन वन टाइम इंटरव्यू के जरिए इन द प्रेजेंट डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। ओके, केस कंट्रोल में हम क्या करते हैं, हम पास से डेटा लेते हैं, दिस इज द रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी डिजाइन, जिसमें हम पास से डेटा कलेक्ट करते हैं। ओके, जैसे दो ग्रुप्स ऑफ पेशेंट्स होते हैं, डायबिटीज एंड नॉन डायबिटीज, और फिर स्मोकिंग का इफेक्ट चेक कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल दी हुई है, याद रखिएगा कि इसमें फिर कुछ भी हो सकता है, यहाँ डायबिटीज हाइपरटेंशन भी हो सकता था,
यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस हो सकता था, यहाँ पर हो सकता है स्ट्रोक के पेशेंट हो सकते थे, जो भी आप सोच सकते हैं, या स्मोकिंग की जगह हो सकता है ड्रग यूज हो सकता है, ड्रग यूसेज हो सकती थी, कोई फार्मा मेडिसिन यूज हो सकती थी, हो सकता है पैरासिटामोल के इफेक्ट्स को हम चेक कर रहे होते। अगर मेडिसिन होती तो फिर हम कोई एक्सरसाइजेस चेक कर रहे होते, हो सकता है कोई स्लीपिंग पैटर्न्स चेक कर रहे होते, जो लोग ज़्यादा सोते हैं डायबिटीज़ में और जो नॉन डायबिटिक ग्रुप है उनके अंदर स्लीपिंग पैटर्न्स चेक कर रहे होते हैं। तो जो कुछ आप सोच सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो कि मेडिकल रिलेटेड है, वो सब की स्टडी हम कर सकते हैं। सो और कोहर्ट किस में डील करता है फ्यूचर के अंदर। द नेक्स्ट थिंग इज द केस रिपोर्ट। व्हाट इज द केस रिपोर्ट? केस रिपोर्ट में हम करते क्या है? डिटेल रिपोर्ट ऑफ एन अनयूजुअल केस। अनयूजुअल केस क्या होता है? ऑफ एन इंडिविजुअल पेशेंट। आप किसी ओपीडी में काम कर रहे थे, डॉक्टर हैं जो कि एमडी के डॉक्टर ओपीडी में है, सपोज उसके एनटी डॉक्टर है, एनटी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कोई भी हो सकता है, तो उसके पास एक ऐसा पेशेंट आया कि जिस जैसा केस उसने कभी देखा ही नहीं था। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, एक सिंपल, लेट सपोज आपके पास आता है एक स्ट्रोक का पेशेंट आता है ओपीडी में, यानी कि उसको पास में स्ट्रोक हो चुका है, और स्ट्रोक आपको पता है कि स्ट्रोक क्यों होता है? आपकी ब्रेन डेथ और एथेरोस्क्लेरोसिस उसकी वजह हो सकती है, हाइपरटेंशन उसकी वजह हो सकती है, डायबिटीज उसकी वजह हो सकती है, ठीक है। तो स्ट्रोक का पेशेंट आपके पास आया, तो अमूमन स्ट्रोक के पेशेंट्स के अंदर क्या होता है कि उनकी कॉन्शियसनेस चली गई होती है, उनको पैरालिसिस होती है, हेमी पैरालिसिस, हेमीप्लेजिया हो सकता है, ठीक है। सो कहीं पर उनको नमनेस आ रही होगी बॉडी के अंदर, आधी बॉडी पैरालाइज कर गई होगी, हो सकता है उनको हॉर्नर सिंड्रोम हुआ हो, यानी कि उनकी जो सिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई है वो खराब हुई हो, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल केसेस, हमें पता है स्ट्रोक के अंदर ये चीजें होती हैं। लेकिन अचानक से पेशेंट, डॉक्टर ने क्या देखा कि पेशेंट स्ट्रोक का था, लेकिन वो शो कर रहा है जॉन्डिस, वो जॉन्डिस शो कर रहा है। हालांकि स्ट्रोक का जॉन्डिस से कोई ताल्लुक नहीं है सच, क्योंकि जॉन्डिस किस वजह से होता है? लिवर प्रॉब्लम की वजह से, या फिर कोई ब्लड डिसऑर्डर हुआ हो, ठीक है। जॉन्डिस आ गया, अब डॉक्टर परेशान, ये क्या, ये तो मैंने कुछ नया देखा है। तो अब उसके ऊपर जब वो मजीद डिटेल रिपोर्ट करेगा, तो उसके साइन एंड सिम्टम्स को चेक करेगा, डायग्नोसिस को देखेगा, ट्रीटमेंट देखेगा, फॉलोअप करेगा, और तकरीबन 2-3 महीने के बाद उस पेशेंट की वो एक केस रिपोर्ट तैयार करेगा। तो दिस इज कॉल्ड अ केस रिपोर्ट, कि जो एक न्यू केस, अनयूजुअल केस के ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। So what is a case series then? The case series is the collection of many case reports. ठीक है। अब आपको क्या हुआ कि डॉक्टर को ऐसा लगा कि वो जो पेशेंट थे, उस तरह के पेशेंट्स बहुत सारे आने लगे, मल्टीपल पेशेंट्स ऑफ द सेम डिजीज, जो कि एक न्यू डिजीज है, जिसको पहले पहले जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, हमारे मेडिकल बुक्स के अंदर वो चीज मौजूद ही नहीं थी। सो दिस इज कॉल्ड द केस सीरीज, जिसके अंदर हम मल्टीपल पेशेंट्स को ऐड करके एक केस तैयार करते हैं, ठीक है। सो द केस रिपोर्ट एंड द केस सीरीज both are different. I guess, I hope so आप लोगों को भी बात समझ में आ रही है। तो what is a randomized control trial? Okay, तो randomized control trial आप ये समझ लें कि इसके अंदर हमें बेसिकली आप सपोज करें कोई मार्केट के अंदर कोई न्यू ड्रग आई हो, सपोज करें पैरासिटामोल या फॉस्फेनिटोइन, कार्बामेज़ेपिन, जो भी ड्रग आप सोच सकते हैं, एनसेड्स हो सकते हैं, वो सोमेट्रिप्टेंस हो सकते हैं, कुछ भी हो। अब उस ड्रग की एफिकेसी चेक करनी हो, या फिर कोई और चीज हो, जैसे कोई न्यू एक्सरसाइज हो, या फिर लीपॉड्स मैनुअर। आप लीपॉड्स मैनुअर, किसी ने गायनेकोलॉजी की रोटेशंस ली भी होंगी तो उसको लीपॉड्स मैनुअर पता होगा, लीपॉड्स मैनुअर क्या होता है। कोई भी ऐसी चीज जो कि डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज होती है, ठीक है, इंटरवेंशन, उस इंटरवेंशन को चेक करने के लिए हम रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल करते हैं। इसके अंदर क्या होता है? एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है और एक हमारे पास कंट्रोल ग्रुप होता है। करते क्या है कि हम पेशेंट्स को लेते हैं बहुत सारे, और उनको हम रैंडमाइज कर देते हैं दो ग्रुप्स के अंदर, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और एक कंट्रोल ग्रुप है, ठीक है। रैंडमाइज कर दिया, फिर लैपटॉप के अंदर इनके रैंडमाइजेशन को हम क्या करते हैं, ये देखिए लैपटॉप में गया, ये शफल किया जब ताश के पत्तों की तरह, और रैंडमाइज कर दिया दो ग्रुप्स के अंदर, ठीक है, और उसको ब्लाइंड कर दिया, ताकि ना पेशेंट्स को पता हो कि उनको कौन सी ट्रीटमेंट दी जा रही है, ना ही डॉक्टर को पता हो कौन सी ट्रीटमेंट दी जा रही है। आई गेस इसमें बहुत इन डेप्थ डिटेल है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, मैं इसे ऊपर बता रहा हूँ कि बस हम दो ग्रुप्स बांट देते हैं, एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल ग्रुप। देन अब देखें, एक को जो है दोनों को ट्रीटमेंट दी जा रही है, लेकिन एक को ओरिजिनल ट्रीटमेंट दी जा रही है और एक को फेक ट्रीटमेंट दी जाती है, ठीक है। लेकिन पेशेंट्स को पता नहीं होता कि उनको ट्रीटमेंट कौन सी मिल रही है, सही है। तो फिर उस जब ट्रीटमेंट दी जाती है उसकी बुनियाद पर जो रिजल्ट्स आते हैं, फिर हम एक जो है उसके ऊपर एक पेपर पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। Okay, finally, what is a systematic review? Systematic review is basically the summary of all the papers in the form of some statistics and charts. This is called the systematic review, and the statistical approach on the systematic review is called the meta-analysis.
सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो आप पेपर्स देख रहे हैं, दरअसल ये पेपर्स जो हैं आप समझ लें कि RCTs यानी कि रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है, उन सबको हमने जमा किया, उनकी समरी जब तैयार की तो उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक रिव्यू, या फिर या जो आप फॉरेस्ट प्लॉट यहाँ पर देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द फॉरेस्ट प्लॉट, ये मेटा एनालिसिस के अंदर किया जाता है। तो सिस्टमैटिक रिव्यू के ऊपर मेटा एनालिसिस की जाती है और दिस इज द स्टैटिस्टिकल अप्रोच। हो सकता है मेरी बात थोड़ी कंफ्यूजिंग हो, लेकिन आप बस ऊपर समझ लें कि इसका मतलब ये होता है कि हम यहाँ पर डेटा की समरी तैयार करते हैं। चलिए मैं आपको एक मतलब जल्दी से पबमेड दिखा देता हूँ कि पबमेड के अंदर क्या ये तमाम आर्टिकल्स हमें मिलेंगे, जो मैंने इतनी बातें भी आपको बताई हैं, क्या ये तमाम आर्टिकल्स पबमेड के ऊपर मिल सकते हैं? तो एक बार देख लेते हैं जल्दी से। देखिए केस रिपोर्ट का ऑप्शन है, जैसे मैंने यहाँ पर मोया डिजीज सर्च की थी, चलिए इसको हटा देते हैं ताकि सारे पेपर्स मिल जाए, क्योंकि शायद थोड़ा रेयर डिजीज है, इस पे पेपर्स सब सारे टाइप्स ना मिलें। HIV के अंदर भी हमें मिल जाएंगे। सो ये HIV हमने सर्च कर लिया, हम नीचे आते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कुछ फिल्टर्स लगे हैं। फिल्टर्स में अगर हम केस रिपोर्ट्स पे क्लिक करें तो HIV के ऊपर आज तक जितनी भी केस रिपोर्ट्स आए होंगे वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर तकरीबन 25,760 पेपर्स आपको केस रिपोर्ट्स के मिल रहे हैं। इस तरीके से देखिए मेटा एनालिसिस यहाँ पर मौजूद है, मेटा एनालिसिस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ऑब्जर्वेशनल स्टडीज मिल जाएंगी। अब ऑब्जर्वेशनल स्टडीज के अंदर 3 स्टडीज आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? अब मैं आपको फिर से स्लाइड्स पे ले जाऊं। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज के अंदर मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, क्रॉस सेक्शनल, केस रिपोर्ट्स एंड कोहर्ट्स, दिस इज ऑल द ऑब्जर्वेशनल स्टडीज। ये जो एनालिटिकल जहाँ पर लिखा हुआ है, ये दरअसल ये तीनों जो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज होती हैं। तो पबमेड के ऊपर जब आप ऑब्जर्वेशनल स्टडीज पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑब्जर्वेशनल स्टडीज भी मिल जाएंगी, ठीक है। सो दिस इज द होल थिंग, आई गेस इतना काफ़ी था। तो अगर आपको भी रिपीट करना हो तो इसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पर इंशाल्लाह आपको मौजूद होगी यूट्यूब के ऊपर, तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। बस ये जल्दी से हम पिरामिड देख लेते हैं। सो व्हाट इज अ पिरामिड? दिस इज द एविडेंस पिरामिड। एविडेंस पिरामिड क्या कहता है रिसर्च के वर्ल्ड के अंदर, कि ये जो क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन है, इट इंक्रीजेस फ्रॉम बेस टू टॉप, यानी कि अगर हम बेस से टॉप की तरफ जाएं, जो स्टडी डिजाइन है, वो जो क्वालिटी ऑफ एविडेंस है वो बेस से टॉप की तरफ जो लगातार इंक्रीज होता है। कैसे? अब देखिए यहाँ पर केस सीरीज, केस रिपोर्ट्स लिखे हुए हैं, केस कंट्रोल्स हैं, कोहर्ट्स हैं, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, सिस्टमैटिक मेटा एनालिसिस। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग स्टडी होती है वो सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस होती है, कि जो इसकी सबसे ज्यादा हायर लेवल ऑफ एविडेंस होता है। फिर उसके बाद रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल का होता है, उससे नीचे कोहर्ट, उससे नीचे केस कंट्रोल, उसके नीचे केस सीरीज एंड केस रिपोर्ट्स। अच्छा, यहाँ पर क्या क्रॉस सेक्शनल मौजूद नहीं है, वो केस सीरीज और केस रिपोर्ट्स के ऊपर यहाँ सेंटर में कहीं पर होता है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन होती है, यहाँ पर बना बनी है वो। ओके, सो फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि दिस इज द लेवल ऑफ एविडेंस, नॉट द लेवल ऑफ वेटेज ऑफ रिसर्च। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप समझ रहे हैं कि सिर्फ मेटा एनालिसिस सिस्टमैटिक रिव्यू करेंगे तो हमारी वैल्यू होगी। नो, हर रिसर्च की अपनी अपनी एक अपनी वैल्यू होती है। एक स्टूडेंट चाहे वो केस रिपोर्ट या केस सीरीज लिखे, चाहे वो मेटा एनालिसिस करे, सबकी अपनी अपनी वर्थ होगी, क्योंकि ये तमाम स्टडी डिजाइन अलग अलग मौजूद हैं और उन तमाम की वर्थ है। और वर्थ है तभी तो तमाम के तमाम पबमेड पे आप देख सकते हैं कि ये जिस डेटाबेस पे तमाम के तमाम रिसर्चर्स मौजूद हैं उनके ऑथर्स नेम के साथ, ठीक है। तो हर स्टडी डिजाइन की अपनी अपनी वर्थ होती है। जरूरी नहीं कि अगर मेटा एनालिसिस कर रहे हैं तो उसकी कोई ज़्यादा वर्थ है और केस रिपोर्ट के कम वर्थ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक और एक बात, कोहर्ट स्टडीज, ठीक है, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स एंड केस कंट्रोल स्टडीज, ये 3 स्टडीज स्टूडेंट लेवल्स के ऊपर करना मुश्किल है, क्योंकि इनके ऊपर तकरीबन जो है अच्छा खासा खर्चा हो सकता है, यानी कि लाखों रुपए लग सकते हैं। लेकिन केस सीरीज, केस रिपोर्ट्स, क्रॉस सेक्शनल्स एंड मेटा एनालिसिस के अलावा एक्सपर्ट ओपिनियंस, ये सब जो है स्टूडेंट लेवल्स पे किए जा सकते हैं। जैसे हम आपको अपने कोर्स के अंदर दिखा रहे थे, यहाँ पर एक तस्वीर यहाँ, ठीक है, देखिए यहाँ पर LT, केस रिपोर्ट्स, क्रॉस सेक्शनल्स स्टडी, ऑडिट राइटिंग, ये चीज़ें हम आपको सिखा देंगे और ये स्टूडेंट लेवल पे पॉसिबल है। कोविड और RCTs वगैरह स्टूडेंट लेवल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए फंडिंग चाहिए होती है। अगर फंडिंग है तो उसके लिए हम आपको गाइडेंस कर देंगे किस तरह से वो करना है, ठीक है। बहरहाल बेसिक लेवल पे हम आपको ज़्यादा फोकस जो है क्रॉस सेक्शनल पे कराएंगे। आपको सिनॉप्सिस राइटिंग तक हम यहाँ पर मेंटोरशिप प्रोवाइड करेंगे, और LT राइटिंग में मुकम्मल मेंटोरशिप, जिस तरह आप देखते हैं हमारे स्टूडेंट ने यहाँ पर LT पब्लिश की, और इस तरह से और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनका डेटा हमारे पास शायद थोड़ा सा मिस हो गया, लेकिन अगर हम हमारे इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो यहाँ पर आप पब्लिकेशंस देख सकते हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स की, जिन्होंने क्रॉस सेक्शनल भी कहीं ना कहीं पब्लिश की भी है, कहीं पर आपको सिस्टमैटिक रिव्यू पब्लिश मिल जाएगा, देखें पब्लिकेशन अलर्ट के नाम से यहाँ पर कुछ मिल रहा होगा, कहीं पर केस रिपोर्ट्स और कहीं पर जो है LT पब्लिकेशन भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट के अंदर भी इस तरह से आपको हमारे पब्लिकेशन अवर रिसर्च के ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पर
फिर हमारी जो पब्लिकेशंस हैं वो मिल जाएंगी। अच्छा, यहाँ पर तमाम पब्लिकेशंस नहीं है, हमने आई गेस हमारी टीम ने इसे अपडेट नहीं किया है, तो इस ईयर की जो पब्लिकेशंस है वो यहाँ मौजूद नहीं है। जो हमारे 2025 पब्लिकेशंस हुई हैं वो यहाँ नहीं है, ये प्रीवियस ईयर पब्लिकेशंस है आई गेस ऑलमोस्ट। इस तरह से इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे भी जाके आप हमें देख सकते हैं। लिंक्डइन पे भी आप अगर जाना चाहें तो वहाँ पे जाकर हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं लिंक्डइन पेज पे। नेट थोड़ा सा स्लो काम कर रहा है। ओके, एंड दिस इज माय पोर्टफोलियो, तो यहाँ पर भी जाके आप वो चेक कर सकते हैं। चलें, सो ये बात हो गई। सो आगे इस मॉड्यूल के अंदर हम आपको डिटेल में हर चीज़ EBC से स्टार्ट करवाएंगे। अभी हमने आपको बेस बनाया है, बेस बनाने के बाद ये सारी चीज़ें कवर की जाएंगी। ये बुलियन ऑपरेटर्स, एक्सेस वेट रिसर्च, स्टेप्स ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग लगेगी इस वक्त, लेकिन आगे जाके आपका हो जाएगा। लेकिन मेंटोरशिप जो है वो हम पब्लिक LT की जो पब्लिकेशन है उसमें पूरी मेंटोरशिप आपको दी जाएगी, यानी कि लेटर टू एडिटर। और जो क्रॉस सेक्शनल है उसको सिनॉप्सिस राइटिंग तक, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल स्टडी तकरीबन 5 to 6 मंथ्स इसमें लगते हैं, क्योंकि बड़ी स्टडी है। LT एक छोटी स्टडी होती है, क्रॉस सेक्शनल बड़ी स्टडी होती है, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसमें ये करेंगे आपको हम सिनॉप्सिस राइटिंग तक हेल्प करेंगे, और वो जब आपकी हो जाएगी तो ऑलमोस्ट आपका तकरीबन काम अच्छा खासा हो जाता है। उसके बाद फिर आप अपने सुपरवाइजर के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो जस्ट ज्वाइन इट, देन फिर हम कोशिश करेंगे कि आप जल्द से जल्द इसके अंदर जो है वो कामयाब हो जाएं। बाकी कुछ और क्वेश्चंस थे, इनको हम स्किप करते हैं, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। लिंक्डइन की गाइड और लिंक्डइन किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं ये हम आपको इसमें फ्रीली प्रोवाइड कर देंगे। रिसर्च AI टूल्स ये आपको मुकम्मल सिखाएंगे किस तरीके से हम AI टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं रिसर्च के अंदर रहते हुए, किस तरह से हम रिसर्च गैप ढूंढ सकते हैं, रिसर्च क्वेश्चन ढूंढ सकते हैं, और उसके जरिए जो फिर हम आगे जाके काम कर सकते हैं। ठीक है, सो दरअसल बच्चों ने वहाँ पर उसमें परमिशन लगाई थी, तो उसको हर कोई खोल नहीं सकता। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये स्टूडेंट्स हमारे जिन्होंने तकरीबन 5 to 6 डेज़ के बाद ही, जैसे हमारा मॉड्यूल स्टार्ट हुआ था तो उसके विदिन 5 to 6 डेज़ में ये पूरी सिनॉप्सिस लिखी थी। और ये कोई रैंडम सिनॉप्सिस नहीं लिखी हुई, ये पूरी रिसर्च गाइडलाइन को इन्होंने फॉलो किया हुआ है। रैशनल ऑब्जेक्टिव्स, ऑपरेशनल डेफिनेशंस क्या होते हैं, हाइपोथेसिस क्या होती है, ये सब चीज़ें लिख के इन्होंने कंप्लीट किया हुआ था। ये कैसे सैम्पल सेल कैलकुलेशन करते हैं इन्होंने की हुई थी, और डेटा कलेक्शन किस तरह करते हैं, ये हर चीज़ उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली की हुई है। आप नीचे देखेंगे तो रेफरेंसिंग भी प्रॉपर्ली की हुई है, तो इनके फॉर्मेट आप देख के समझ जाएंगे कितने ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से काम किया गया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम तरीके से रिसर्च पेपर लिखा जाता है। तो जब स्टूडेंट्स जो हैं वो सिनॉप्सिस लिख देते हैं तो फिर हमारे जो मेंटोर्स होते हैं वो यहाँ पर चेकिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर मेंटोर्स की ईमेल एड्रेसेस हमने दिए हुए हैं, तो वो मेंटोर्स क्या करते हैं, चेक करते हैं। चेक करने के बाद अगर कोई मिस्टेक होता है तो उसको कहते हैं कि मिस्टेक ठीक कर लें, और फिर आखिर में जो सिनॉप्सिस कंप्लीट हो जाए, फर्स्ट चेक होता है, सेकंड चेक, देन अप्रूव्ड, देन फिर अप्रूव हो जाता है। ठीक है, अप्रूव होने के बाद फिर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो सिनॉप्सिस के साथ जो अपनी रिसर्च को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, अपने सुपरवाइजर के अंडर में। तो सुपरवाइजर कौन होता है, तो कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पर शायद सुपरवाइजर का नाम भी लिखा हुआ हो, और जैसे यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ने लिखा हो, कुछ ने नहीं लिखा हो, शायद आई गेस ने एक ने लिखा हुआ है, जैसे डॉक्टर जुल्फ़िकार है, तो ये सुपरवाइजर थे इस ग्रुप के, डॉक्टर जुल्फ़िकार। तो डॉक्टर जुल्फ़िकार ये हॉस्पिटल में किसी डिपार्टमेंट के हेड होंगे, तो उन्होंने इन स्टूडेंट्स को इस टॉपिक के ऊपर जो है वो रिसर्च करा रहे होंगे, असेसिंग द प्रेवलेंस ऑफ अवेयरनेस एंड नॉलेज ऑफ PCOs इन हेल्थ हैबिट्स ऑफ वुमेन इन हेल्थ। ओके, ठीक है, सो दिस इज द होल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर थ्रू विच द रिसर्च नेक्सस वर्क। तो आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। तो रिसर्च आज वक्त थोड़ा कम है, इसलिए मैं ये चीज़ें स्किप कर रहा हूँ, फिर जब हमारा मॉड्यूल स्टार्ट होगा तो उसके बाद बाकी चीज़ें जो है वो हम देख लेंगे। अच्छा, बहरहाल रजिस्ट्रेशन आपकी अभी आज रात से ही स्टार्ट हो जाएगी, और क्योंकि सामने ईद है तो हम शायद रजिस्ट्रेशन जल्दी क्लोज कर दें। ओके, सो आई गेस आपके पास 1 या 2 दिन हो, तो आप जल्दी जिन जिन को अटेंड करना है वो जल्द से जल्द कोशिश करें कि वो इससे फ़ायदा उठा लें। ठीक है, रजिस्ट्रेशन लिंक जो आपको आज रात तक आपके ग्रुप में जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, उमामा कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि रेलेवेंट हो, तो फिर हम उन्हें ले लेते हैं एंड फिर मीटिंग हम क्लोज कर देंगे। यस, काइंडली आप ना मेंटोरशिप से रिलेटेड सारी क्यूरीज को सॉल्व कर दें कि कहाँ मेंटोरशिप मिलेगी और कहाँ नहीं मिलेगी। ओके, ठीक, ओके। सो मेंटोरशिप के हवाले से मैं बता देता हूँ आपको। सो मैंने आपको जैसा बताया कि मेरे ख्याल से क्रॉस सेक्शन मैंने बता दी कि ये सिनॉप्सिस राइटिंग तक है। सिनॉप्सिस के बाद फिर आप एक सुपरवाइजर के अंडर में होते हैं, और सुपरवाइजर आपका एक हेड डॉक्टर होता है, और वो डॉक्टर फिर आपको रिसर्च कंप्लीट करवाता है। जैसे ही अपने अपनी मैन्युस्क्रिप्ट कंप्लीट कर लेते हैं फिर हम आपको आपके पब्लिकेशन में हेल्प कर देंगे। ठीक है, और इसमें आप ये भी बात है, एक अच्छी बात ये है कि रिसर्च नेक्सस के साथ अगर आप सपोज करें कि आप आते हैं, तो जितनी भी जर्नल्स होते हैं
अमूमन वो फ़ी चार्ज करते हैं, जैसे ये सेज जर्नल है, ये फ़ी चार्ज करते हैं ऑलमोस्ट $1000, $1500, $2000। सो हम ये कोशिश करेंगे कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर पब्लिकेशन करवा दें, ठीक है। सो इसकी टेंशन नहीं लेनी आपने कि जो पब्लिकेशन का मामला है वो हम कोशिश करेंगे कि आपकी हेल्प करके वो पब्लिकेशन हम करवा दें। बाकी LTE की जो जहाँ तक बात है, लेटर टू एडिटर्स की, ये भी जो है इसकी मेंटरशिप आपको फाइनल पब्लिकेशन तक मिलती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ग्रुप्स बने हुए हैं बहुत सारे, LTE के अलग ग्रुप बनेंगे और क्रॉस सेक्शनल के अलग ग्रुप बनते हैं। तो LTE ग्रुप्स के अंदर आप देख सकते हैं कि हमने सुपरवाइजर जो है वो यहाँ पर डॉक्टर कल्पना है, यहाँ पर डिफरेंट स्टूडेंट्स को हमने अलॉट किया है। तो स्टूडेंट्स अपनी LTE लिख के इनसे चेक करवा लेते हैं, ठीक है, रिव्यू करवाते हैं। रिव्यू करने के बाद जो है वो पब्लिकेशन हो जाती है। जिस तरह से भी आपको हमने पब्लिकेशन एक स्टूडेंट की दिखाई, ये वाली, ये मैं इसलिए बार बार दिखा रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल रिसेंट पब्लिकेशन है हमारी। ये वही स्टूडेंट है जो हमारी पिछले बैच की थी। इसके अलावा एक दो स्टूडेंट्स और थे, अगर मैं व्हाट्सएप ये देखें, ये सॉरी क्या अभी रिसेंटली एक्सेप्ट हुई है LTE, लेकिन आई गेस पब्लिश नहीं हुई अब तक, क्योंकि एक्सेप्ट होने के तकरीबन एक हफ्ते बाद पब्लिश होती है। तो 3 या 4 डेज़ के अंदर हमें खबर मिल जाएगी कि पब्लिश हो चुकी है। लेकिन ये ईमेल आई, हमारी न्यू स्टूडेंट थी, तो एक्सेप्ट हो गई है। ये एक्सेप्टेंस की ईमेल है। पब्लिकेशन में 1-2 दिन अभी और लगेंगे इसमें, ठीक है। सो आई गेस इतना काफ़ी था। इज दिस इनफ? बाकी जो आपके टेक्निकल क्वेश्चंस हैं कि रिसर्च में हम किस तरह से हेल्प करते हैं, कैसे क्या करते हैं, तो वो इंशाल्लाह हम जो है आपको ड्यूरिंग द सेशन आपको हम सिखा देंगे। फर्स्ट क्लास आपकी प्रोली जो है वो 4 जून या 3 जून को होगी, 2 दिन के बाद फर्स्ट क्लास स्टार्ट होगी और ईद की ब्रेक्स मिल जाएंगे आपको। 6, 7, 8, 9 4 दिन के ब्रेक्स मिलेंगे। फिर 10 से हम ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे इससे मुझे, ठीक है। If you want, why will my name be included in cross section authors list? यस यस, आप टेंशन नहीं लें, तमाम ऑथरशिप आपको प्रॉपर्ली मिलेगी। डू यू ऑल्सो टीच बेसिक स्टफ? यस यस, एडवांस में भी बेसिक। मेटा एनालिसिस 16-17 जून को स्टार्ट होगी। 15, 16, 17 ये हमारी टेंटेटिव डेट्स हैं। व्हाट इज LT? लेटर टू एडिटर्स, लेटर टू एडिटर के IRB की जरूरत नहीं पड़ती। वी डोंट नीड IRB फॉर लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर आप इंडिपेंडेंटली लिख सकते हैं। Yes, your name will be included in the authors list after the publication. In this workshop, we're getting both guidance for LT and cross. Yes, you will get the guidance on the both on the LT and cross sectional studies. और ये आप एक चीज़ और है, इतनी क्वेश्चंस आप कर रहे हैं तो मैं आपको चीज़ इंस्टाग्राम पे जाएं और यहाँ पर जाके देख लें। ये हमारी रिसेंट रेटिंग है एडवांस की। तो टीचिंग एंड डिलीवरी पे 9 हमें मिला था और ओवरऑल मॉड्यूल सेटिस्फेक्शन पे तकरीबन 9.5, लेकिन टीचिंग पे हमें कम मिला था और मॉड्यूल सेटिस्फेक्शन 9.5। ये हमारा एवरेज स्कोर था और ये हमने लाइव स्कोर दिया हुआ है, यानी कि हमने गूगल फॉर्म फिल करवाया था स्टूडेंट से। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमें रेटिंग्स मिली हुई हैं। सो टेंशन नहीं लें, कोई भी क्यूरी होगी उसे हम सॉल्व करेंगे। आई गेस बड़े क्वेश्चन हैं, अभी हम ऑफ कर लेते हैं। हम हमारे चीफ एम्बेसडर हैं, उनसे आप मैसेज कर सकते हैं और मैसेज करने के बाद आप तमाम चीज़ें उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, सो अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड रिएक्ट कर दें या हार्ट रिएक्ट कर दें, ताकि मैं समझूंगा कि मैंने सही काम किया, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच। टॉपिक्स आपको खुद ढूंढने पड़ेंगे और सब कुछ सिनॉप्सिस गाइडेंस A to Z सब कुछ सिखाएंगे। ABC से स्टार्ट करवाएंगे और आपको प्रो बना देंगे, टेंशन नहीं लेंगे आप। 10 डेज के अंदर आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप पब्लिकेशन खुद कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। रजिस्ट्रेशन फी 3000। जाता है, ठीक है। अप्रूव होने के बाद फिर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो सिनॉप्सिस के साथ जो अपनी रिसर्च को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है, अपने सुपरवाइजर के अंडर में। तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर थ्रू व्हिच द रिसर्च नेक्स्ट वर्क। तो आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। तो रिसर्च आज वक्त थोड़ा कम है, इसलिए मैं ये चीज़ें स्किप कर रहा हूँ। फिर जब हमारा मॉड्यूल स्टार्ट होगा तो उसके बाद बाकी चीज़ें जो है वो हम देख लेंगे। अच्छा, बहरहाल रजिस्ट्रेशन आपकी अभी आज रात से ही स्टार्ट हो जाएगी और क्योंकि सामने ईद है तो हम शायद रजिस्ट्रेशन जल्दी क्लोज कर दें। ओके, सो आई गेस आपके पास 1 या 2 दिन हो तो आप जल्दी जिन जिनको अटेंड करना है वो जल्द से जल्द कोशिश करें कि वो इससे फ़ायदा
उठा लें, ठीक है। रजिस्ट्रेशन लिंक जो है आपको आज रात तक आपके ग्रुप में जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। उमामा कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि रेलिवेंट हो, तो फिर हम उन्हें ले लेते हैं एंड फिर मीटिंग हम क्लोज कर देंगे। यस काइंडली आप ना मेंटोरशिप से रिलेटेड सारी क्यूरीज को सॉल्व कर दें कि कहाँ मेंटोरशिप मिलेगी और कहाँ नहीं मिलेगी। ओके ठीक, ओके। सो मेंटोरशिप के हवाले से मैं बता देता हूँ आपको। मैंने आपको जैसा बताया कि मेरे ख्याल से क्रॉस सेक्शन मैंने बता दी कि ये सिनॉप्सिस राइटिंग तक है। सिनॉप्सिस के बाद फिर आप एक सुपरवाइजर के अंडर में होते हैं और सुपरवाइजर आपका एक हेड डॉक्टर होता है और वो डॉक्टर फिर आपको रिसर्च कंप्लीट करवाता है। जैसे ही आपने अपनी मैन्युस्क्रिप्ट कंप्लीट कर लेते हैं फिर हम आपको आपके पब्लिकेशन में हेल्प कर देंगे, ठीक है। और इसमें आप ये भी बात है, एक अच्छी बात ये है कि रिसर्च नेक्सस के साथ अगर आप सपोज करें कि आप आते हैं तो जितनी भी जर्नल्स होते हैं अमूमन वो फ़ी चार्ज करते हैं। जैसे ये सेज जर्नल है, ये फ़ी चार्ज करते हैं ऑलमोस्ट $1000, $1500, $2000। हम ये कोशिश करेंगे कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर पब्लिकेशन करवा दें, ठीक है। इसकी टेंशन नहीं लेनी आपने कि जो पब्लिकेशन का मामला है वो हम कोशिश करेंगे कि आपकी हेल्प करके वो पब्लिकेशन हम करवा दें। बाकी LTE की जो जहाँ तक बात है, लेटर टू एडिटर्स की, ये भी जो है इसकी मेंटरशिप आपको फाइनल पब्लिकेशन तक मिलती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ग्रुप्स बने हुए हैं बहुत सारे, LTE के अलग ग्रुप बनेंगे और क्रॉस सेक्शनल के अलग ग्रुप बनते हैं। तो LTE ग्रुप्स के अंदर आप देख सकते हैं कि हमने सुपरवाइजर जो है वो यहाँ पर डॉक्टर कल्पना है, यहाँ पर डिफरेंट स्टूडेंट्स को हमने अलॉट किया है। तो स्टूडेंट्स अपनी LTE लिख के इनसे चेक करवा लेते हैं, ठीक है, रिव्यू करवाते हैं। रिव्यू करने के बाद जो है वो पब्लिकेशन हो जाती है। जिस तरह से भी आपको हमने पब्लिकेशन एक स्टूडेंट की दिखाई, ये वाली, ये मैं इसलिए बार बार दिखा रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल रिसेंट पब्लिकेशन है हमारी। ये वही स्टूडेंट है जो हमारी पिछले बैच की थी। इसके अलावा एक दो स्टूडेंट्स और थे, अगर मैं व्हाट्सएप ये देखें, ये सॉरी कि अभी रिसेंटली एक्सेप्ट हुई है LT, लेकिन आई गेस पब्लिश नहीं हुई अब तक क्योंकि एक्सेप्ट होने के तकरीबन एक हफ्ते बाद पब्लिश होती है। तो 3 या 4 डेज़ के अंदर हमें खबर मिल जाएगी कि पब्लिश हो चुकी है। लेकिन ये ईमेल आई, हमारी न्यू स्टूडेंट थी, तो एक्सेप्ट हो गई है। ये एक्सेप्टेंस की ईमेल है। पब्लिकेशन में एक दो दिन अभी और लगेंगे इसके, ठीक है। आई गेस इतना काफ़ी था। इज दिस इनफ? बाकी जो आपके टेक्निकल क्वेश्चंस हैं कि रिसर्च में हम किस तरह से हेल्प करते हैं, कैसे क्या करते हैं, तो वो इंशाल्लाह हम जो है आपको ड्यूरिंग द सेशन आपको हम सिखा देंगे। फर्स्ट क्लास आपकी प्रोली जो है वो 4 जून या 3 जून को होगी, 2 दिन के बाद फर्स्ट क्लास स्टार्ट होगी और ईद की ब्रेक्स मिल जाएंगे आपको। 6, 7, 8, 9 4 दिन के ब्रेक्स मिलेंगे। फिर 10 से हम ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे सिलसिला, ठीक है। इफ यू वांट, व्हाई विल माय नेम बी इंक्लूडेड इन क्रॉस सेक्शन ऑथर्स लिस्ट? यस यस, आप टेंशन नहीं लें, तमाम ऑथरशिप आपको प्रॉपर्ली मिलेगी। डू यू आल्सो टीच बेसिक स्टफ? यस यस, एडवांस में भी बेसिक मेटा एनालिसिस 16-17 जून को स्टार्ट होगी। 15, 16, 17 ये हमारी टेंटेटिव डेट्स हैं। व्हाट इज LT? लेटर टू एडिटर्स, लेटर टू एडिटर के IRB की जरूरत नहीं पड़ती। वी डोंट नीड IRB फॉर लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर आप इंडिपेंडेंटली लिख सकते हैं। यस, योर नेम विल बी इंक्लूडेड इन द ऑथर्स लिस्ट आफ्टर द पब्लिकेशन। This workshop we getting both guidance for LT and cross. Yes, you will get the guidance on the both on the LT and cross sectional studies. और ये आप एक चीज़ और है, इतनी क्वेश्चंस आप कर रहे हैं तो मैं आपको चीज़ इंस्टाग्राम पे जाएं और यहाँ पर जाके देख लें। ये हमारी रिसेंट रेटिंग है एडवांस की। तो टीचिंग एंड डिलीवरी पे 9 हमें मिला था और ओवरऑल मॉडल सेटिस्फेक्शन पे तकरीबन 9.5। लेकिन टीचिंग पे हमें कम मिला था और मॉडल सेटिस्फेक्शन 9.5। ये हमारा एवरेज स्कोर था और ये हमने लाइव स्कोर दिया हुआ है, यानी कि हमने गूगल फॉर्म फिल करवाया था स्टूडेंट से। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमें रेटिंग्स मिली हुई हैं। टेंशन नहीं लें, कोई भी क्यूरी होगी उसे हम सॉल्व करेंगे। आई गेस बड़े क्वेश्चन हैं, अभी हम ऑफ कर लेते हैं। हम हमारे चीफ एम्बेसडर हैं, उनसे आप मैसेज कर सकते हैं और मैसेज करने के बाद आप तमाम चीज़ें उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड रिएक्ट कर दें या हार्ट रिएक्ट कर दें ताकि मैं समझूंगा कि मैंने सही काम किया, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच। टॉपिक्स आपको खुद ढूंढने पड़ेंगे और सब कुछ सिनॉप्सिस गाइडेंस A to Z सब कुछ सिखाएंगे। ABC से स्टार्ट करवाएंगे और आपको प्रो बना देंगे, टेंशन नहीं लेंगे आप। 10 डेज के अंदर आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपनी पब्लिकेशन खुद कर सकते हैं।
ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। रजिस्ट्रेशन फी 3000।